इस वक्त गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां टिकट बंटवारे को लेकर मारपीट का मामला है, जिसमें इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बेटी ने मुकदमा दर्ज कराया है। पूरे मामले में विजयनगर थाने में दर्ज कराया गया है मुकदमा, और डीसीपी शहर जोन के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि अजय राजपूत पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और 24 अप्रैल को टिकट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा था, और इसी आरोप के साथ कई तरह के विवाद सामने आए थे। मारपीट तक हुई थी, नोकझोंक यहां पे हुई थी, खींचतान यहां पे हुई थी, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी, और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 24 अप्रैल 2023 की यह तस्वीर, यानी 2 दिन पहले की यह तस्वीर, जब गाजियाबाद में बीजेपी में घमासान दिखा टिकट बंटवारे को लेकर, और अजय राजपूत ने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाया था। देखिए, ये वो तस्वीर है 24 अप्रैल की, जब टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट को लेकर मारामारी यहां पे हुई थी, और तस्वीर सामने है। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। यादराम हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, 2 दिन पहले की तस्वीरें बता रही थी कि कैसे गाजियाबाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब इस मामले में केस दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये ठीक पिछले काफी समय से नहीं चल रहा था। लेकिन अब टिकटों को लेकर जिस तरह की जो लड़ाई सामने आई है, और बीजेपी की जो अंदरूनी खींचातानी है, वो खुलकर सामने आ गई है। जिस दिन टिकट फाइनल हो रहे थे, नामांकन का आखिरी दिन था, उस समय बीजेपी के कार्यालय में काफी हंगामा हुआ। लोग बाग जो वीके सिंह की जो बेटी है मृणाली, सुनील शर्मा विधायक, उनके जो पीए हैं, साथ ही जो प्रभारी हैं अमित वाल्मीकि, वो लगातार टिकटों को लेकर बहस करते रहे। तीखी नोकझोंक हुई, और इतना बवाल बढ़ा कि वहां पर हाथापाई तक हो गई। तो कुल मिलाकर ये खींचातानी इतनी ज्यादा लंबी चली। इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आया है, जिसमें कि जो मृणाली है, जो सांसद वीके सिंह की बेटी है, उन्होंने विजयनगर थाने में अजय राजपूत, जो कि विधायक शहर जो है अतुल गर्ग, उनके वो है प्रतिनिधि, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है। मृणाली ने जो शिकायत दी है, उसमें कहा गया है कि अजय राजपूत ने एक स्टेटस लगाया था, जिसमें ये कहा था कि जो मृणाली है और वीके सिंह है, उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं, और इन पैसों के आधार पर ही जो टिकटों का है वो बंटवारा किया गया है। तो इन सब बातों को लेकर एक शिकायत दी गई है। विजयनगर थाने में इस पूरे मामले में एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है, और अब इस मामले में पुलिस जांच की बात कर रही है, और देख रही है कि आखिर किस तरह से ये स्टेटस लगे हैं, और किस तरह से जो चीजें हैं वो बदनामी करने का जो प्रयास है, वो अजय राजपूत, जो कि शहर विधायक के वो हैं प्रतिनिधि। जी लेकिन यादराम, अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की तस्वीरें अमूमन दूसरी पार्टियों से सामने आती है। बीजेपी को बहुत अनुशासित पार्टी माना जाता है, उसके कार्यकर्ताओं को भी, लेकिन गाजियाबाद बीजेपी में जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, इस तरह की टिकट को लेकर मारामारी, अंदर खाने में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी जो है उसे एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है, और साथ ही एक संगठनात्मक तरीके से जो काम करने का जो मिसाल दी जाती है, वो बीजेपी को दी जाती है। अभी तक बसपा के ऊपर टिकटों को बेचने का जो आरोप है वो लगता रहा है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, और 25-25, 30-30 लाख रुपए लेकर ये कहा जा रहा है कि टिकटें बांटे गए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दे दिया गया, जिनका धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई जनाधार नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, तमाम जो लोग हैं, प्रभारी भी हो, उन सभी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये पैसे लेकर इनको टिकट दिए गए हैं, और जो कि भाजपा संगठन के लिए ठीक नहीं है। हालांकि जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करेंगे, या फिर किस तरीके से इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव शुरू हो चुके हैं, और अब कुछ ही दिन बाद चुनाव है। ऐसे में अगर ये खींचतान दिखाई देती है पार्टी के अंदर, और अगर पदाधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जिनका टिकट कटा वो पहले से ही नाराज हैं, और नाराजगी को लेकर जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं या कुछ इनको समझा, बिल्कुल ये देखना होगा कि इसे कैसे कंट्रोल करती है पार्टी। बहुत शुक्रिया यादराम इस तमाम जानकारी के लिए।
और उत्तर प्रदेश के नेताओं की कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के नेता प्रचार करेंगे और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश के मंत्री। यूपी सरकार में मंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रचार करने कर्नाटक जाएंगे। इसमें स्मृति ईरानी का नाम है, बीएल वर्मा है, महेंद्र नाथ पांडे हैं, वो भी प्रचार करेंगे और यूपी बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी प्रचार करेंगे। रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी प्रचार करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी आज यहां प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कर्नाटक में प्रचार करें, वहां केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र करें, वहां राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करें, वहां डबल इंजन की सरकार की बात करें, वहां बताएं कि कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदल रहा है। तो कई केंद्रीय मंत्री और कई उत्तर प्रदेश के दिग्गजों को इस चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारियां दी गई हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज दोपहर करीब 12:35 पे मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी और दोपहर करीब 2:30 बजे विजयपुरा जिला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:40 पे बसवेश्वरा मंदिर जाएंगे सीएम योगी और दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक यहां पे वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और करीब 4:50 से 5:50 तक इंडी विजयपुरा में एक जनसभा उनकी वहां भी होगी, रोड शो भी होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और जब भी किसी राज्य में चुनाव हुआ है तो वहां वो पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। कर्नाटक की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं और यहां पे वो रोड शो भी करेंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियों की बात होगी, विपक्ष पे वार होगा और बताया जाएगा कि कैसे डबल इंजन की सरकारें मिलकर काम करती हैं तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती हैं। तो मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें यहां वो आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और मुस्लिमों पे भारतीय जनता पार्टी के सियासी प्रयोग की परीक्षा है, जिसमें यूपी बीजेपी ने 350 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है और नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिमों को टिकट दिए गए हैं। 5 नगर पालिका अध्यक्ष के टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए हैं, जबकि 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मिला है। पूर्व के चुनाव में मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया था। पश्चिम की 18 नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और बाराबंकी में निकाय चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता ने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और वहीं नाराज बीजेपी नेता ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर पूंजीपतियों को टिकट देने का आरोप लगाया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से फोन पर बात कराई और प्रदेश अध्यक्ष ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पहले नंबर पे नाम किया, पहले नंबर पे नाम देने के बाद टिप्पणी भी लिखी के निवेदन पे। यहाँ पे सब लोग आ गए, रिपीट हो रहे थे कि कार्यकर्ता सो रहा है, अध्यक्ष जी यहाँ का। माननीय अध्यक्ष जी नमस्ते। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी सुबह 7 बजे से 5 मिनट का समय दे दीजिए बस। एक कार्यकर्ता हूँ भाजपा कर, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में थे। तो टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता ने अपने समर्थकों के साथ यहां पे नाराजगी जाहिर की और प्रदेश अध्यक्ष से बात की। और रायबरेली दौरे पे पहुंचे हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष और नगर निकाय चुनाव संचालन समिति की वो बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी जिला कार्यालय प्रयागराज पहुंचेंगे वो और प्रयागराज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा भी वो कर सकते हैं। तो अब निकाय चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है और साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लिया जाए। पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मुलाकातों का, बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और यहां पे वो जनसभा भी कर सकते हैं।
तो रायबरेली दौरे पे पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और नगर निकाय चुनाव संचालन समिति के साथ वो बैठक करेंगे सदस्यों के साथ और दोपहर 3 बजे बीजेपी जिला कार्यालय प्रयागराज पहुंचेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की प्रोफेसर निलंबित की गई हैं। प्रोफेसर नीलम गुप्ता, कार्यवाहक प्रधानाचार्य वाराणसी को निलंबित किया गया है और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने यह बड़ी कार्रवाई की है। छात्रवृत्ति देने में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति देने का आरोप लगा और चूंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार की जहां भी शिकायत वहां पे एक्शन दिखाई दे रहा है। तो आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने यह बड़ी कार्रवाई की और प्रोफेसर को निलंबित किया है। छात्रवृत्ति देने में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी के सरेंडर बजट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और पीडब्ल्यूडी के सरेंडर बजट की जांच में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। मंत्री के पत्र के बाद पीडब्ल्यूडी अफसरों में हड़कंप मच गया और पीडब्ल्यूडी अफसरों ने 295 सड़कों के चौड़ीकरण प्रस्ताव बना दिए मनमाने ढंग से। अब जितिन प्रसाद ने पूछा है कि चयन का आधार क्या है। प्रमुख सचिव विभाग अध्यक्ष से चयन का आधार पूछा गया। तो मनमाने ढंग से बना दिए 295 सड़कों के चौड़ीकरण प्रस्ताव। खबर लखनऊ से है, जहां जेपीएनआईसी के आर्किटेक्ट पे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और एसीएस नितिन रमेश घोकड़ ने एलडीएवीसी को पत्र लिखा है। एलडीएवीसी को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आरकॉम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की यह डिजाइन है और इसी कंपनी ने ही तैयार की थी जेपीएनआईसी की डिजाइन। तो कंसल्टेंट की वजह से ही बढ़ गई परियोजना की लागत। 2022 में कमिश्नर की जांच में आर्किटेक्ट मिला था दोषी और दोषी मिलने के बावजूद एलडीए ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के डीपीएस स्कूल में बम होने की सूचना मिली है। ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की सूचना मिली है और पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के मथुरा रोड स्थित डीपीएस स्कूल है और यहां पे बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पहुंची, जांच की जा रही है। तो दिल्ली के डीपीएस स्कूल में बम होने की सूचना मिली है। ईमेल के जरिए जानकारी दी गई और स्कूल में बम होने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस और एम्बुलेंस और अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के मथुरा रोड स्थित डीपीएस स्कूल का यह मामला। तो पुलिस और डॉग स्क्वाड की जो टीम है, बम स्क्वाड की टीम है, वो मौके पर पहुंची। बम होने की सूचना यहां पे मिली। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, डीपीएस स्कूल में बम की सूचना, क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली के मथुरा रोड स्थित डीपीएस स्कूल में बम मिलने की सूचना मिली थी और एक ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की जानकारी दी गई थी। इस सूचना के बाद स्कूल को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। बम स्क्वाड के साथ दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो पुलिस के मुताबिक जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि यह किसी न किसी की जो है वो शरारत कहीं न कहीं लग रही है। हालांकि सभी जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं तो किसी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। स्कूल प्रशासन ने करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास 100 नंबर पर डायल कर घटना की जानकारी दी थी। हालांकि अभी तक जो जांच हुई है उसमें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से ये ईमेल आया है इसकी जो जांच है वो पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और
जानकारी जो पहली मिल रही है वो यही मिल रही है कि एक ईमेल आया था धमकी भरा, जिसमें बम होने की सूचना दी गई थी। लेकिन लगातार अभी भी पुलिस प्रशासन की टीम वहां पे मौजूद है, लेकिन क्योंकि करीब 2-3 घंटे से ये जांच चल रही है, तो अभी तक जांच में कुछ भी ऐसा संदिग्ध स्कूल में नहीं मिला है। सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बात को देखना दिल्ली पुलिस देखेगी कि आखिर ये ईमेल करने वाला कौन व्यक्ति था, उसे ट्रेस किया जाएगा और निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस और प्रशासन की अगर हम बात करें तो उसको ट्रैक करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और सांसद वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पे अपने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे और अमरिया के गांव स्वार और कई दूसरे इलाकों में उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान वरुण गांधी ने कहा कि नेताओं को अगले चुनाव के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए राजनीति करनी चाहिए। वरुण गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह अंदर से खा रहा है। आलम यह है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा तब है जब देश की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। आज कोई नेता करेगा ही ऐसा काम? लूट रहे दोनों हाथों से। मारुति कितनी की है? 1 लाख करोड़ की। 1 लाख करोड़ के देश को दान देके आज कोई करेगा क्या? युधिष्ठिर, हम गलत कह रहे हैं? और पीलीभीत के बीसलपुर में पढ़ने वाले सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। जहां 12वीं के छात्र सौरभ ने उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं 10वीं के छात्र अर्पित गंगवार ने उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया। मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत के नाम रोशन करने वाले सौरभ गंगवार और अर्पित गंगवार को सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं में जिन छात्रों का परिणाम अच्छा आया उनको सम्मानित किया गया। छात्र अर्पित गंगवार को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया और मंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और खबर नोएडा से है, जहां नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। वो ऑन डिमांड जरूरत पड़ने पे अवैध हथियारों की सप्लाई करता था, जो भी इससे मांगता था। और पुलिस ने बदमाश देवेंद्र के पास से 315 बोर के 9 तमंचे बरामद किए हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव चल रहे हैं और जैसे भी चुनाव आते हैं तो हमेशा से ही होता है कि लोग मसल और मनी का यूज करते हैं वोट पाने के लिए। तो उसमें भी जो अवैध अस्त्र शस्त्र इनके बिकने की संख्या भी बढ़ जाती है। उसी में ये व्यक्ति यहाँ लाया था सप्लाई करने के लिए और ये पकड़ा गया है, जिससे कि 9 कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुए हैं। और ये व्यक्ति अलीगढ़ में विसारा गांव खैर थाना का रहने वाला है, जो कल ये जैविक पार्क के पास से पकड़ा गया है। तो देखिए, और नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 56 में स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल सील कर दिया है। अभिभावक जब अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे तब उन्हें पता चला कि स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने से अभिभावक बेहद नाराज हैं। नाराज अभिभावकों ने सेक्टर 58 थाने पहुंच के स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अभिभावकों ने कहा कि हमें स्कूल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही ये बताया गया कि प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस जारी कर स्कूल खाली करने का निर्देश दिया है। नोएडा के सेक्टर 56 में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल का निर्माण किया गया। 3549 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन उत्तराखंड जन कल्याण परिषद के नाम पे 1991 में किया गया, जबकि 1992 में परिषद ने कब्जा लिया और कुल जमीन की कीमत के 20% पे आवंटन हुआ था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण ने 3 सितंबर 2020 में भूमि आवंटन रद्द कर दिया था, लेकिन कोविड के कारण कार्रवाई नहीं की गई। तो प्रबंधन को 11 अगस्त 2020 को अंतिम नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 14 मार्च 2023 और 6 अप्रैल 2023 को भी कब्जा वापस करने के लिए पत्र दिए गए, लेकिन कब्जा वापस नहीं किया गया। 21 अप्रैल को कब्जा वापस करने के लिए नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया गया। इसके बाद 24 अप्रैल को प्राधिकरण ने स्कूल को सील कर दिया। के खिलाफ, वहाँ के मैनेजमेंट के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सेक्टर 58 थाने में आए हैं
और हमारी शिकायत ये थी कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने हम पेरेंट्स को धोखे में रखा। स्कूल पर के जो लैंड का जो अलॉटमेंट है वो 2020 में कैंसिल कर दिया गया था प्राधिकरण के द्वारा, लेकिन किसी भी पेरेंट को स्कूल ने इसकी जानकारी नहीं दी। सर स्कूल सील हो गया है, स्कूल पर लॉक लग गया है, बच्चे हमारे घर में हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो रही है, उनके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। वैसे ही स्कूल को 10 दिन ओपन हुए हैं और उसके बाद अब स्कूल सील हो गया तो कैसे चलेगा? वैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा एडमिशन 10/4/2023 को हुआ है, जो कि इसे नहीं लेना चाहिए। जब पता था कि स्कूल सील होने वाला है, मेरा बकाया है, तो नहीं लेना चाहिए इसको एडमिशन। मैंने 2 बच्चे का एडमिशन कराया, जिसका एक मेरे बेटी का नाम आयुषी भारती और दूसरे का प्रज्ञा भारती नाम है। और मैंने स्कूल का लोन लेके सारा फीस चुकाया, अप्रैल मंथ का फी और एडमिशन फी। कितना टोटल खर्च स्कूल का मैंने 80,000 चुकाया है। और यूपी में निकाय चुनाव के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। इसमें मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार सीट शामिल है। इस बार स्वार सीट पे बिल्कुल बदली हुई रणनीति देखी जा रही है, खासतौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में बीजेपी का अपना वाला दांव। रामपुर में 21 साल बाद सपा का हिंदू कार्ड। नई रणनीति क्या लाएगी रंग? इस बार उपचुनाव में जनता किसके साथ? रामपुर की स्वार सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है। यह सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर आजम खान के परिवार से ही कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक आजम खान ने वहां से उम्मीदवार को लेकर अपना कोई भी संदेश पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं भेजा। इस चुनाव को लेकर वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए और फिर उनके लंबे इंतजार के बाद नामांकन के आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने वहां जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरह से रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव और फिर खुद आजम खान की सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी, इसी के चलते आजम खान ने अपने आप को इस उपचुनाव से अलग कर लिया। हालांकि 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार की बजाय किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इसे समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर जहां मुस्लिम आबादी लगभग 60% है, वहां हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी के कोर वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट एक बार फिर गठबंधन से अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी है। और अपना दल एस ने यहां पसमानदा समाज से आने वाले पार्टी के नेता को उम्मीदवार बना दिया। यानी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे विधानसभा के चुनाव में 111 सीटों पर पहुंची, उसने इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट न देखकर अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं अपना दल एस ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब स्वार में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सभी समाज को साथ लेकर चलती है, किसी जाति या धर्म को देखकर टिकट नहीं देती है। अखिलेश जी का प्रेम केवल जातिवाद, उनका काम से कोई मतलब नहीं है, उनका विकास से कोई मतलब नहीं। वो अब ये नहीं जान रहे हैं कि 2014 के बाद से देश और प्रदेश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मोदी जी और योगी जी ने जातिवाद की दीवारें तोड़ दी। अब विकास की बातें हो रही हैं, तरक्की की बातें हो रही हैं, सुरक्षा की बातें हो रही हैं, सुशासन की बातें हो रही हैं और जनता इन पर भरोसा कर रही है। अखिलेश जी चाहे जितने प्रयोग करें पर उनके प्रयोगों का कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के दुख दर्द को जनता के सामने लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की असफल और अकुशल निकम्मी सरकार से लड़ने वाली पार्टी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट सामने आ गई है कि अपने सामने से खिसकती हुई जमीन को देख करके जिस अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ उनके नेता लगातार जहर उगलते रहते हैं, आज वही अपने गठबंधन से अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतार करके उन वोटों को ठगना चाहते हैं। रामपुर में जब आजम खान की सदस्यता छोड़ने के बाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तब वहां आजम खान के करीबी असीम रजा सपा के उम्मीदवार बने, लेकिन तब जीत बीजेपी के घनश्याम लोधी को मिली। जब मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चौंकाने वाले परिणाम थे। फिर इस तरह से जब आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, तब भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने वहां असीम रजा को ही उम्मीदवार बनाया।
लेकिन इस बार कायस्थ बिरादरी से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना वहां से चुनाव जीत गए और जब स्वार में उपचुनाव की घोषणा हुई तब भी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी किसी अल्पसंख्यक समाज से आने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी गठबंधन से किसी ओबीसी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। लेकिन इस बार वहां बिल्कुल उल्टा राजनीतिक दृश्य देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये बदलाव वोटर को कितना लुभा पाएंगे ये तो 13 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।